हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने आरपीओ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है और आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है वो इस साल भी पूछे जा सकते हैं। मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को ही इसमें लिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के अलावा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल ट्रिक के साथ करने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं जिससे और क्वेश्चन इस साल भी बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन क्या है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी खेल में, जितने भी खेल आप लोग जानते होंगे, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में ही होते हैं। कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15। तो इसका तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। अब हम लोग एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसके द्वारा जितने भी खेल हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं बिल्कुल सेकंडों में याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ट्रिक। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन शायद इससे बन ही जाता है कि जैसे पूछ लिया जाए फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, पूछा जाए कबड्डी में, बेसबॉल में, नेटबॉल में, एक खेल पूछ लिया जाता है ज़रूरी कि उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये एक ट्रिक देखिए, इसके द्वारा सारे खिलाड़ियों की संख्या याद हो जाएगी। खेलों में खिलाड़ियों की संख्या याद करने की ट्रिक क्या है। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। ट्रिक क्या याद रखेंगे आप लोग? P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, ये है ट्रिक आप लोगों की। अब देखिए, P4 से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? पोलो। P4 से क्या हो जाएगा? पोलो। और बास्केटबॉल से बास्केटबॉल हो ही जाएगा। वॉलिस हो जाएगा वॉलीबॉल। नास हो जाएगा नेटबॉल। जिम से हो जाएगा जिम्नास्टिक। और खोली से हो जाएगा खो खो। देखिए, इसमें खो है ना, तो खो से हो जाएगा खो खो। तब ध्यान क्या रखेंगे? P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। पी से हो जाएगा यानी कि पास हो जाएगा पोलो। बास्केटबॉल से बास्केटबॉल है ही। वॉलिस हो जाएगा वॉलीबॉल। और नेस हो जाएगा नेटबॉल। जिम से हो जाएगा जिम्नास्टिक। और खो से हो जाएगा खो खो। यहाँ मैंने ये लिख भी दिया है, आप लोग देख पाएंगे। P4 पोलो, बास्केटबॉल हो ही गया, वाली से वॉलीबॉल, ना से नेटबॉल, जिम से जिम्नास्टिक, खा से खो खो। अब संख्या कैसे ध्यान रखेंगे? तो संख्या याद करने का बहुत सिंपल है, बिल्कुल कर्म से चलेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए P4 है ही, तो यहाँ पर पोलो में 4 हो जाएंगे, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, खो खो में 9। तो ये ऐसे बहुत सिंपल है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो खो खो में 9, ऐसे ध्यान रखेंगे क्रम से, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 2 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक और बात भी ध्यान रखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा है। क्या? यहाँ पर खो खो के साथ आप लोग एक ध्यान रखेंगे, बेसबॉल। बेसबॉल भी ध्यान रखेंगे कि बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। और नेटबॉल के साथ आप लोग एक क्या ध्यान रखेंगे? कबड्डी। कबड्डी में भी क्या होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये ट्रिक के द्वारा तो आप लोग इसका जान पाए कि पोलो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल, जिम्नास्टिक और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। लेकिन नेटबॉल के साथ कबड्डी ध्यान रखेंगे कि 7 होता है, और खो खो के साथ बेसबॉल ध्यान रखेंगे आप लोग 9 होते हैं। और खो खो को अगर आप लोग ट्रिक से ना ध्यान रख पाए तो ऐसे ध्यान रखिए, खो खो 9 9, खो खो 9 9, ऐसे भी याद हो जाएगा। लेकिन ये एक ट्रिक से कई खेल के ध्यान हो जाएंगे। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खिलाड़ियों की संख्या बिल्कुल कम से है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और देखिए, पोलो में तो 4 होते हैं। वाटर पोलो एक पूछा जाता है, वाटर पोलो भी पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान होगा। तो देखिए, वाटर पोलो में वाटर आप लोग लिखेंगे वाटर, तो W ऐसे बनता है, कैसे? ऐसे। और W को आप लोग ऐसे तिरछा कर कर देखेंगे तो ये है 3। तो 4 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। तो ध्यान रखेंगे कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, या कॉपी में नोट कर लीजिए, याद करिए, याद हो जाएगा। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इसमें 11 11 होते हैं। ये तीनों एक साथ ध्यान रखिए कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल 11 11।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, पुरी, हम्पी, कंबोडिया। मंदिर से भी एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने याद भी किया होगा लिंगराज मंदिर। अब आप लोगों को पता है कि भुवनेश्वर और पुरी दोनों कहाँ है? उड़ीसा में। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में या पुरी में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ हम लोगों का? पुरी। कहाँ है लिंगराज मंदिर? पुरी में। और वहीं पूछा जाए जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कहाँ है? पुरी उड़ीसा में। ये बहुत पूछा जाता है। बलभद्र, आप लोगों को पता होगा कि इसमें सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ 3 लोगों की मूर्ति है। तो ये मंदिर पुरी उड़ीसा में है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जगन्नाथ मंदिर भी पूछा जाता है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, और लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। और देखते हैं जो मैंने ऑप्शन लिया है वो ऑप्शन बहुत सोच कर लिया। हम्पी में किसका मंदिर है? हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। और यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर, ये भी पूछा जाता है। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। कंबोडिया में किसका मंदिर है? कोणार्क का मंदिर है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? ये कंबोडिया देश में है। तो कंबोडिया में क्या ध्यान रखेंगे? कोणार्क मंदिर। हम्पी में कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर पुरी उड़ीसा में, जगन्नाथ मंदिर। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर। महाबलीपुरम, ये सब मंदिर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। आइए देखते हैं नोटों पर किसकी फ़ोटो छपी है। ये इससे भी एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है स्ट्रेटेजी के से, कि रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर छपी है। अब रानी की वाव ही नहीं पूछी जाती, कोणार्क मंदिर, एलोरा की गुफाएं, मंगलयान, लाल किला, गांधी जी। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बनते हैं। वैसे तो गांधी आप लोगों को वैसे भी पता है, वो तो सब पर है। वो क्वेश्चन जो बनता है कोणार्क मंदिर, लाल किला, मंगलयान, ये सब बनता है कि कितने रुपए के नोट पर हैं। तो इसको भी हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, और सारा बिल्कुल सेकंडों में याद होने वाला है। लेकिन पहले इसका आंसर दे देते हैं। रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर है? तो ध्यान रखिएगा, रानी की वाव कितने रुपए के नोट पर छपी है? 100 रुपये के। और ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आइए एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारा याद कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आए। तो देखते हम लोग ट्रिक क्या है हम लोगों की। किस नोट पर क्या छपा है, किस नोट के ऊपर क्या छपा है उसको देखते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या ध्यान रखेंगे आप लोग? गांधी जी को हरा सलाम। ट्रिक क्या ध्यान रखेंगे? गांधी जी को हरा सलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गांधी जी को हरा सलाम। अब यहाँ से आप लोग बिल्कुल बहुत सिंपल है याद करना। गांधी जी, तो देखिए गांधी जी को किसी ने 20 रुपये दिया और बोला ए लो, ए लो। तो गांधी जी को किसी ने 20 रुपये दिया और बोला ए लो। तो एलोरा की गुफाएं कितने रुपए के नोट पर हैं? 20 रुपये। यही सिर्फ एक 20 रुपये थोड़ा याद करने में आप लोगों को कम अच्छा, यानी कि थोड़ा कम ठीक लग रहा होगा, बाकी सारी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। लेकिन ये भी ठीक है कि गांधी जी को किसी ने 20 रुपये दिया और बोला ए लो। कोई 20 रुपये दे रहा है, बोल रहा है ए लो। तो 20 रुपये पर क्या है? एलोरा की गुफाएं हैं। 20 रुपये पर क्या है? एलोरा की गुफाएं। और बाकी को देख लेते हैं। गांधी जी को हरा सलाम। देखिए एलो हो गया, उसके बाद को से कोणार्क हो जाएगा, का से कोणार्क, हा से हम्पी, रा से रानी की वाव, सा से सांची स्तूप, ला से लाल किला, मा से मंगलयान। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है गांधी जी को हरा सलाम। तो गांधी जी को किसी ने 20 रुपये दिया और बोला एलो। तो एलोरा 20 रुपये पर। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया का से क्या हो जाएगा? कोणार्क, हा से क्या हो जाएगा? हम्पी, रा से रानी की वाव, सा से सांची स्तूप, ला से लाल किला, मा से मंगलयान। तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। आप कैसे याद करेंगे कि किस रुपए पर क्या है? तो बिल्कुल ये गांधी जी वाला छोड़ दीजिए, मतलब छोड़ मत दीजिए, ये समझिए 20 है, बाकी सारे सीक्वेंस से है। का वाले पर कोणार्क 10 रुपये पर है, और हम्पी कितने रुपए पर है? 50। अब 20 हो गया है तो 20 के बाद 50 ही आएगा, क्योंकि 30 और 40 की नोट ही नहीं होती। रानी की वाव 50 के बाद 100 रुपये होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है 100 रुपये के ही नोट हैं, 60, 70, 80 के नोट ही नहीं होते। सांची स्तूप 100 के बाद कितने रुपये का नोट है? 200 रुपये का नोट है।
तो सांची स्तूप 200 रुपये पर हो जाएगा, लाल किला 500 पर हो जाएगा, और 500 के बाद डायरेक्ट 2000 के नोट, तो मंगलयान 2000 के। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो यहाँ से देख लीजिए, गांधी जी को कोई कह रहा है एलो 20 रुपये, तो 20 रुपये तो यहाँ हो गए, बाकी सब 10, 50, 100, 200, 50, 500 और 2000। तो बिल्कुल सीक्वेंस से है, याद करना बहुत आसान है। पहले 10, फिर 50, फिर 50 के बाद 100, 100 के बाद 500 के बाद 500, 500 के बाद क्या हो जाएगा, 500 के बाद सीधा 2000। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500 और 2000। मंगलयान 2000 पर है, और लास्ट में माँ है, तो मंगलयान देखिए यहाँ से आप लोग ट्रिक जब ध्यान रखेंगे, गांधी जी को हर सलाम, तो मंगलयान लास्ट में है, तो 2000 सबसे बड़ा नोट होता है, तो 2000 मंगलयान पर है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस से है, याद रहेगा। कोणार्क 10 पर, हम्पी 50 पर, रानी की वाव 100 पर, सांची स्तूप 200 पर, लाल किला 500 पर, और मंगलयान 2000 पर। ट्रिक ध्यान रखेंगे, गांधी जी को हरा सलाम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब यहाँ से कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितना क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले जानिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा रखने के लिए, दादा भाई नौरोजी ने। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985, सॉरी कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में, 1885, 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आप लोग क्या ध्यान रखने वाले हैं, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और इस समय जो गवर्नर थे वो थे डफरिन। गवर्नर कौन थे, डफरिन। तो क्या ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और इस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे, डफरिन थे। और इसकी स्थापना की किसने थी, तो एओ हुम थे। कौन थे, एओ हुम। तो आप ये इतना क्वेश्चन यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान जो रखना है, एक ट्रिक ध्यान रखिए, बकमई। क्वेश्चन क्या ध्यान रखेंगे, बकमई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला जो इसका अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था, सॉरी नहीं, मुंबई या मुंबई आप दोनों कह सकते हैं। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में या मुंबई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा इलाहाबाद में। ये एक सीक्वेंस से है, बहुत सिंपल है कि बकमई ध्यान रखेंगे आप लोग। बस बम्बई, कस कलकत्ता, माँ से क्या हो जाएगा, बम्बई, कलकत्ता, और ये तीसरा क्या हो जाएगा हम लोगों का, मद्रास, और चौथा इलाहाबाद। अब ध्यान क्या रखेंगे कि पहली स्थापना 1885 में हुई, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में, और चौथा 88 में। यानी कि 1885, 1886, 1887 और 1888 में। पहले में अध्यक्ष, चारों के अध्यक्ष आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये चारों अलग अलग थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, वीसी बनर्जी, बेमसचंद बनर्जी। दूसरे कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तीसरे अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब, और चौथे थे जॉर्ज भूले। अब ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी, और पहला तो ऐसे पूछ लिया जाएगा, पहले कौन थे, बेमसचंद बनर्जी। दूसरे कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि पहले बदरुद्दीन तैयब पूछा जाता है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो उसके लिए ध्यान रखना है कि पहले बदरुद्दीन तैयब, और पहले गैर भारतीय या पहले अंग्रेज कौन थे, तो वो कौन थे, जॉर्ज फूले। या गैर भारतीय कौन थे, जॉर्ज फूले। तो ये नाम ध्यान रखना है। अब अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, मुंबई में। राइट आंसर हो जाएगा क्या, मुंबई या मुंबई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोगों का, भारत में कितने जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे ध्यान रखेंगे, 18। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है, कौन सा अलग है, ये देखना है। तो आप लोगों को पता होगा, कायांतरित शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल, ये सब चट्टान के प्रकार हैं। क्या है, ये सब चट्टान के प्रकार है, लेकिन चुंबकीय शैल इन सबसे अलग है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम लोगों का, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आर के नारायण, युवराज सिंह, मिल्खा सिंह या आयुष्मान खुराना या आर के नारायण? तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की पुस्तक है, आप लोगों को पता होगा। आयुष्मान खुराना की कौन सी है? क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। बहुत पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, नाम मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन देखिए, आर के नारायण। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द गाइड। क्या है? द गाइड। क्या है? द गाइड इनकी पुस्तक का नाम है, आर के नारायण जी का, ध्यान रखिएगा। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड आयुष्मान खुराना, द गाइड आर के नारायण, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ और मिल्खा सिंह की क्या हो जाएगी? द रेस ऑफ माई लाइफ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे? तो मैंने कई बार बताया है, ये चंदेल वंश। क्या है? चंदेल वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का तापमान मैंने कई बार बताया 310 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, तीनों ध्यान रखना है। तो 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 में किससे संबंधित है? तो फंडामेंटल ड्यूटी। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था संविधान संशोधन, ये इसका भाग भी ध्यान रखेंगे, भाग 4A और 42वां संविधान संशोधन 1976, तीनों ध्यान रखना है। तो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से, ध्यान रखिएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ये यूएसए से लिया गया है और ये आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये इस राज्य का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला उत्सव है, नागालैंड। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। असम में बिहू, कुछ भी भूल जाइएगा लेकिन बिहू मत भूलिएगा कहाँ का है, तो असम का है, आसाम बिहू, तो असम का बिहू ध्यान रखिएगा। और छठ पूजा कहाँ होती है? तो आप लोगों को पता होगा छठ पूजा कहाँ होती है, बिहार में होती है। तो छठ पूजा यहीं का, सोनपुर मेला भी कहाँ लगता है? बिहार में ही लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहाँ कहा जाता है? तो दिहांग, सांगपो और ब्रह्मपुत्र, इसे 3 नाम से बुलाया जाता है। तो दिहांग इसे कहाँ बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र कहाँ बोला जाता है? और सांगपो नदी कहाँ बोला जाता है? तो तिब्बती क्षेत्र में तो इसे क्या बोला जाता है? सांगपो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है। और असम में इसे क्या बोला जाता है? असम में इसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। और असम में आकर ही ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप का किस राज्य में है? तो असम में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग क्या क्या, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, दोनों डांस है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये दोनों क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। जो ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे क्लासिकल डांस 8 हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, मुख्यालय हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन आता है। वो देखिए WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। रोम में किसका है? एफएओ का। एफएओ का कहाँ है? रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें ऑप्शन में और क्या है, वाशिंगटन और पेरिस। अब देखिए 1948 में इसका ये भी पूछा जाता है ना कि स्थापना कब हुआ था WHO का, तो कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। क्या ध्यान रखेंगे? 7 अप्रैल 1948 इस दिन इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। रोम में किसका मुख्यालय है? तो ध्यान रखेंगे एफएओ का है। और वाशिंगटन में किसका है? तो IMF और वर्ल्ड बैंक का है। पेरिस में किसका है? तो यूनेस्को का है। फ्रांस पेरिस में किसका है? यूनेस्को का। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे होता है होमवर्क। ये क्या है? होमवर्क। इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में।
भारत में पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मैं ये बता देती हूँ कि इस दिन क्यों मनाया जाता है, बस ये आप लोग जान लीजिए, बाकी आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पंचायती राज व्यवस्था को क्या हुआ था, संवैधानिक दर्जा मिला था। क्या हुआ था? संवैधानिक दर्जा मिला था। तो इसका आंसर बताइएगा 15 अप्रैल, 24 अप्रैल, 15 अगस्त या 15 अप्रैल। तो इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोगों को इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।